नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन मुख्यालय देहरादून में वन अग्नि प्रबंधन और सुरक्षा की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन मुख्यालय पर तत्काल इंटीग्रेटेड फायर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाए। वन अग्नि प्रबंधन के लिए ये देश का पहला सेंटर होगा। इस सेंटर के माध्यम से सैटेलाइट से सीधे फायर संबंधित सूचनाओं को एकत्रित कर फील्ड लेवल पर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें फॉरेस्ट टोल फ्री नंबर 1926 यानी 1926 की व्यवस्था के साथ ही अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं। सीएम ने कहा कि वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना सबका दायित्व है। साथ ही वन अग्नि को बुझाने में जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ के कर्मियों को दी जाने वाली धनराशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी हरीश रावत से मुलाकात हुई है, जिसमें हरीश रावत ने उनसे रैनी गांव में आई आपदा पर अपने सुझाव दिए हैं। हरीश रावत का कहना है कि आपदा क्षेत्र में सरकार जो काम कर रही है वह प्रशंसा के काबिल है। साथ ही त्रिवेंद्र ने कहा कि सकारात्मक सुझाव देने के लिए वो हरीश रावत का दिल से धन्यवाद करते हैं। जी, मुझे मिले, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही रचनात्मक और सहयोगात्मक, और उन्होंने भी प्रशंसा की है कि जो रिस्पांस टाइम था और जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर गए वो बहुत प्रशंसनीय है, फास्टेस्ट है, ये उन्होंने। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल व उत्तराखंड के राज्यपाल रानी बेबी मौर्य ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद विधानसभा अध्यक्ष से हमारे संवाददाता विशाखा चौधरी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आज उसी को लेकर उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने घटनास्थल का दौरा किया और उनके साथ उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी थी। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से धरातल पर घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और किन मुश्किलों का सामना जो है वो तमाम रेस्क्यू दलों को करना पड़ रहा है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि धरातल पर किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और कौन कौन सी दिक्कतें तमाम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के सामने आ रही है, जैसा कि आपने देखा होगा वहाँ जाकर। देखिए, आप ये समझिए कि 7 तारीख की घटना के बाद लगातार जिस प्रकार से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और मुख्य रूप से अब हमारा जो एक फोकस सभी लोगों का है, जिस टनल में हमारे कुछ लोग फंसे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 35 के लगभग संख्या वहाँ फंसी है, उसको कैसे निकाला जाए। और उस टनल के सामने तक हम लोग गए, हमने देखा कि हमारी 2 जेसीबी वहाँ लगी थी, एक जा रही थी एक आ रही थी। मलबा निकालने का लगातार उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उसके बावजूद अभी हम लोग उस टी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए, जहां पे एक संभावना लगती है कि वहां से हम आगे यदि बढ़ेंगे तो जो 35 लोग फंसे हैं उनमें से हमें कुछ एक किरण जगेगी कि भाई इसमें वो लोग हैं। तो ये समस्या वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ बार बार टनल के अंदर जब जाते हैं तो मलबा बहुत आता है, पानी आता है। और आज अभी थोड़ी देर जब हम लोग उसके बाद जब निकले तो जानकारी ये भी आई कि नदी में भी पानी बढ़ के आ गया, तो उसको रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आई। लेकिन प्रयास जारी है। जिस प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्द इस पे एक्शन लिया, माननीय गृह मंत्री जी ने एक्शन लिया और यहाँ तक बात आई कि सारी, चाहे हमारी सेना हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, हमारा स्थानीय पुलिस प्रशासन हो, हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों, उन्होंने बहुत तेज़ी से मुस्तैदी से वो काम किया। लेकिन ये भी आप समझिए, पहाड़ पे पहाड़ जैसी समस्या रहती है
और उस टनल तक पहुंचने के लिए भी जिस प्रकार से वहाँ सिल्ट है, जिस प्रकार से गाद है या मिट्टी बहुत ज़्यादा उसमें स्थिति में है, तो ये समस्या आ रही है। उसके बावजूद एक बार ये आया कि उसको ड्रिलिंग करके भी हम कुछ ऐसे और भी उपाय कर सकें, तो वो भी शायद उस पर सक्सेस नहीं हुए। ऐसी भी कोशिश हो रही है कि जो ये 2 हमारी मशीनें हैं उसके अलावा भी कुछ और नई टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं इधर उधर से मंगा के और उसमें गति लाई जा सके, उस पर भी NTPC और वहाँ के अधिकारी लगे हैं। और पूरा जो वहाँ का हमारा जो विशेषज्ञ लोग हैं वो हर चंद ये कोशिश कर रहे हैं कैसे उन 35 या 36 जो भी लोग वहाँ पे हैं फंसे हुए, उनसे उनका किस प्रकार से कांटेक्ट हो सके, वो आज किस स्थिति में वो जान सके। ऐसे जो रेस्क्यू जो अधिकारी हैं जो कर रहे हैं वहाँ पर, उनका कहना है कि NTPC के इस प्रोजेक्ट की कोई मैप भी नहीं है जिससे पता चल सके कि कितने जो मीटर एग्जैक्ट जो टनल है वो कितनी मोटाई पे है या उसका कितना जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से तैयार हुआ है। तो उनका भी ये कहना है कि जितना पानी वो जितना मलबा निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा उनके पास फिर से वापस आ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उसका इस प्रोजेक्ट का कोई ऐसा मैप, कोई ऐसा आकलन ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो हेल्प कर सके इस रेस्क्यू को लेकर? नहीं, मैप की तो मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन आप ये देखिए कि NTPC के सारे अधिकारी वहाँ मौजूद हैं और उनसे भी हमारी बातचीत हुई। और मैप तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए कि जहाँ से एक टनल जा रही है, आगे टी पॉइंट है, उसके आगे फिर 3-3.5 किलोमीटर की टनल है, तो उसके लिए मैप का तो मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। समस्या है कि हम अंदर घुसे कैसे और वहाँ से सिल्ट हटे और उसके बाद हम आगे बढ़े, वो समस्या आ रही है। क्योंकि अभी टनल पे हम लगभग 80 मीटर के लगभग अभी अंदर तक हम जा पाए हैं। तो ऐसी संस्था बनाई जानी चाहिए जो समय समय पर इन घटनाओं से पहले या ऐसी जो ऐसे खतरे वाली जगह है वहाँ पर उनका आकलन करे और समय पर चेतावनी दे सके। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छा कहा है और वास्तव में ये सब होना भी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स नदियों के ऊपर हैं, पहाड़ पे हैं, और वहाँ इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं। और जिस प्रकार से 7 फरवरी को अभी 2021 में हुई है और आगे की संभावना बनी रहती है, तो ऐसे में इस प्रकार के संस्थान यदि बनते हैं तो अलर्ट मोड पे आने से हमें थोड़ा सा एक संकेत तो मिल ही जाएगा। और ऐसी मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सरकार इस पे भी विचार कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने 14 लाख रुपए उसके लिए रिलीज भी किए हैं। धन्यवाद सर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से उत्तराखंड में जो आपदा आई है उसको लेकर तमाम NDRF, SDRF और सिविल पुलिस की जो टीमें हैं वो मिलकर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और प्रदेशवासियों के साथ समस्त अधिकारियों को, पूरी सरकार को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे जो मुश्किल ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है, इसमें जल्द ही हमें बहुत सारी सफलता भी मिलेंगी और तमाम जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हम कर सकेंगे। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। हिंदी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड की वादियां फिल्म निदेशक के साथ कलाकारों को भी खूब पसंद आ रही हैं। वहीं राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार भी फिल्म निर्माण के लिए भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे उत्तराखंड में जहां लगातार फिल्मों का निर्माण हो रहा है, जिससे उत्तराखंड के कलाकारों को बॉलीवुड के नामी कलाकारों के साथ काम करने का मौका भी मिल रहा है। डोईवाला के माजरी में प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर बॉलीवुड फिल्म कबाड़ द कॉइन का ट्रेलर और फिल्म के 2 सुपरहिट गानों को बाबा मोहित चिश्ती और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के साथ फिल्म कलाकार करण शर्मा, फिल्म के प्रोड्यूसर बब्बन नेगी, मीना नेगी के साथ तमाम लोगों ने किया। अच्छी सुंदर वादियाँ हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमारा उत्तराखंड सबसे आगे रहे मूवी के बिजनेस में। और यहाँ पे देखें कि हमारे लोग जो जाते हैं कि काफ़ी मुंबई में स्ट्रगल करते हैं, तो वहाँ पे गए तो लगा कि नहीं, मैं इस मन से जाता हूँ कि मेरे जो भी यहाँ के उत्तराखंड के कलाकार है तो मैं उन्हें आगे लेके जाऊँ, उन्हें स्ट्रगल ना करना पड़े। बहुत मेहनत लगती है वहाँ पे। जी, यहाँ क्या कार्यक्रम? यहाँ पे आज हमने एक छोटा सा ट्रेलर और जो भी हमारे सॉन्ग अभी जी में रिलीज हुए तो अच्छे व्यूअरशिप मिल रहे हैं, तो इस वजह से हमने एक दरगाह को माध्यम दरगाह में से अपनी खुशी जाहिर करते हुए यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं।
और देखिए पहली बात तो बहुत खुशी की बात यह है कि ये फिल्म जो प्रोड्यूस की है वो एक उत्तराखंडी ने की है। तो उत्तराखंड के हमारे अगर कोई इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई कबाड़ का टाइम, और ऐसा इस बड़े लेवल पे फिल्म बनाना जो बॉलीवुड में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही है, वूट के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही है, फिर ZEE5 पे आई है, जी म्यूज़िक से इसका म्यूज़िक है। सो मुझे लगता है कि बब्बन नेगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उत्तराखंड के जो कलाकारों को भी मौका मिलेगा फ्यूचर में इससे। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। करण भाई, आपने भी काम किया है, क्योंकि मूवी में आपने काम किया है, क्या डोईवाला के लिए पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन कहूँगा कि बाबा जी के दरगाह पर बाबा मोहित जी के हाथों से कबाड़ द कॉइन फिल्म का रिलीज़ किया गया, जिसको बब्बन नेगी जी ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया। उत्तराखंड के हमारे देहरादून के निवासी हैं, नौजवान है, युवा है, उनमें एक उत्साह और जोश है। निश्चित रूप से यह फिल्म अपनी ऊंचाइयों को छुएगी। हमें तो गर्व ये है कि हमारे उत्तराखंड के नौजवान ने इतनी मेहनत करके इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किसानों ने सीएम से मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सरकार से गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने की मांग की है। आपको बता दें कि गन्ना किसानों का पिछले लंबे समय से सरकार ने भुगतान नहीं किया है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। आज अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी ने बड़े विस्तार से जो देवी आपदा आई थी उसके परिप्रेक्ष्य में और गन्ना किसानों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत से बात कही। हम मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान सरकार तत्काल प्रभाव से करे और साथ ही साथ गन्ने का जो है वो मूल्य भी है जो है घोषित करने का काम करे। इसके साथ साथ जो घटना घटित हुई मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है और सरकार भविष्य के लिए इस घटना से सबक लेते हुए जो भी आवश्यक कदम है उसको उठाने का काम करे ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। कुंभ पर सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का विरोध लगातार जारी है। जहां एक ओर हरिद्वार के संत इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार के होटल ट्रैवलर्स व्यवसायियों ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। हरिद्वार के होटल बजट एसोसिएशन ने एक बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश और राज्य सरकार द्वारा कुंभ को लेकर जारी की गई एसओपीज का विरोध किया गया। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि सरकार कुंभ मेले को अति सूक्ष्म करे, जिसमें मात्र अप्रैल महीने तक स्नानों की ही रखा जाए, ताकि बाकी के स्नानों को कुंभ की एसओपी से छूट मिल सके और हरिद्वार आने वाले यात्री बिना किसी परेशानी के यहां आ सकें। ये हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कोरोना का प्रभाव पड़ा है व्यापार के रूप में वो केवल टूरिज्म इंडस्ट्री को पड़ा है। वर्तमान में हालत ये है कि हम लोगों की स्थिति ये है कि ना हम लोगों के पास खाने को पैसे हैं और ना लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं। हमारे ऊपर बैंकों का ऋण बढ़ता जा रहा है, साथ ही सरकार के द्वारा हमें वो भी बढ़ती जा रही है। कहीं बिजली के बिल के रूप में है, कहीं जो है जल मूल्य के रूप में है। इसी तरह के जो है और जो बंदिशों में हमको बांध दिया गया है उसकी वजह से हमारा निरंतर व्यवसाय चौपट हो रहा है। आज की तारीख में यह स्पष्ट नहीं है कि जो कुंभ मेले का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, कुंभ मेले का आयोजन होगा या नहीं होगा, ये बड़ी ऊह-पोह की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जो एसओपी जारी की जाती हैं उसमें बड़ा विरोधाभास रहता है कि हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। ये तय है कि जैसे कल व्यापार मंडल ने एक धरने का आयोजन किया, सरकार से हम अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं कि सरकार इसमें थोड़ी सी सुविधा प्रदान करेगी और अगर आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त हो जाए, रजिस्ट्रेशन करे कोई तो मैं समझता हूँ देश भर में एक अच्छा संदेश उत्तराखंड सरकार के लिए भी जाएगा और यहाँ के जो पर्यटन है उसके लिए भी जाएगा। इससे जुड़ा होना और कांग्रेस से जुड़ा होना ये व्यापारिक दृष्टिकोण से कहीं तक प्रभावित नहीं करता। जब हम व्यापार की बात करते हैं तो उत्तराखंड प्रदेश के लिए सबसे बड़ा व्यापार जो है वो पर्यटन है और पर्यटन में भी सबसे ज्यादा स्थानीय लोगों को जो रोजगार देता है वो होटल व्यवसायी है। 70% स्थानीय कर्मचारी हम लोगों के यहाँ वो इंडस्ट्रीज में नहीं है,
लेकिन होटलों में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला हुआ है। तो इसमें भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भी इस प्रकार की नीति का निर्धारण करेंगे जिससे कि यहाँ के स्थानीय युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना बढ़ेगी, यहाँ का पर्यटन व्यवसाय चौपट होगा, तो उसके खिलाफ जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाएंगे। तो हम सरकार चाहे तो मुझे जेल भेजे, चाहे जो कुछ भी करे, हमको ये तुगलकी फरमान है। सरकार को चिंता नहीं है इस बात की, हरिद्वार के नागरिकों की कोई चिंता नहीं है। पूरे देश में सब कुछ सामान्य चल रहा है और आप उत्तराखंड में देखिए कैसी हालत हो गई है, पड़ रहा है। आप देखिए आए दिन, आप ये देखिए ये कैसा ये SOP जारी होता है। स्नान 11 तारीख को, आप 9 तारीख की शाम को SOP जारी करते हैं और कहते हैं कि 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। क्या संभव है ये? अगर आप सच में अगर भव्य और दिव्य कुंभ कराना चाहते हैं तो पूरे देश में एक संदेश दीजिए कि आप अगर हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए आना चाहते हैं तो आप कोविड टेस्ट करा कर आए, आपका स्वागत है। सरकार प्रचार प्रसार करे, लेकिन सरकार कुंभ के नाम पर क्या आप देखिए हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ माघ मेले का आयोजन चल रहा है, लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, क्या हरिद्वार में नहीं हो सकता? कुंभ मेला 2021 के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधाएं न मिलने से अणी अखाड़ों के संतों ने नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि तीनों अखाड़ों से जुड़े संतों ने अखाड़ा परिषद से बहिष्कार की घोषणा भी कर दी है। प्रेस वार्ता के दौरान संतों के श्री पंच दिगंबर अणी, श्री पंच निर्मोही अखाड़ा व अन्य और अखाड़ों से जुड़े संतों ने ये घोषणा की है कि अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है वे तब भी स्नान करेंगे। आज जो हमारी जिस तरह से तीनों वैष्णव बैरागी अणियों का तिरस्कार हो रहा है, आज से नहीं सदियों से बैरागी कैंप में हम लोगों को जगह आवंटित होती चली आ रही है और ये बैरागी कैंप से ही नाम से मेला विभाग में रिकॉर्ड में है। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुविधा सरकार की तरफ से सिर्फ वैष्णव अणियों को नहीं मिल रही है। बाकी जितने भी अखाड़े हैं उनको उनके अनुसार सुविधा मिल रही है। 1-1 करोड़ रुपए भी उनके यहाँ आ गए हैं। तीनों अणियों को खाली आजकल उनके खाते में एक नया पैसा नहीं आया है। जिस तरह से अखाड़ा पैसा से आप जी अलग होने की तो घोषणा जायज़ है, वो नहीं है। लेकिन आपने पूछा इस बात के कि स्नान कैसे करें। स्नान जिस परंपरागति से होते हैं उसी से होंगे। सरकार कितनी छूट देती है नहीं देती है, हाँ बैरागियों की उपेक्षा की जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से उपेक्षा हुई तो हम लोग उसके लिए आंदोलन के रूप में राम नाम कीर्तन करेंगे और हम बैठेंगे, आंदोलन पे बैठेंगे कि हमको जो सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं वो दी जाएं। क्या कारण है सरकार अब हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे अखाड़ा परिषद के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के साथ मिक्स होकर चल रहे हैं, जो हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि सरकार भी इस तरीके से अंधी होकर चलेगी हमें नहीं उम्मीद थी। क्योंकि कल का जो स्नान हुआ है, आप देखिए 2 दिन पहले कहा जाता है कि ये सब चीज़ लागू रहेंगी, 2 दिन के बाद अंदर कह दिया जाता है ये नहीं लागू होंगी, और जो यात्री आता है तो उसको परेशान किया जाता है, बॉर्डर पे ट्रेनों की व्यवस्था बंद की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार आँख पर से अपने जो पट्टी बांधी हुई अंधेरे की उसको हटाए और देखे। शहर को बदरंग करने वालों के विरुद्ध नगर निगम ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। शहर के चौक चौराहों पर सरकारी व निजी संपत्तियों पर बिना इजाजत बैनर चिपकाने वाले राजनीतिक दलों के महानगर अध्यक्षों को नगर निगम की ओर से 18 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना अनुमति के लगाए गए बैनर पोस्टर 12 घंटे में हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन शहर भर में लगे पोस्टरों को हटाने में जुटी हुई है। लेकिन नगर निगम के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां अब तक भी निगम की टीम द्वारा पोस्टर नहीं हटाए गए हैं। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि नगर निगम की सीमा 196 किलोमीटर की है और इसमें निगम की टीम अपना कार्य कर रही है। देखिए, ये आप सभी अच्छी भांति विदित हैं कि नगर निगम की सीमा 196 किलोमीटर की है और इसमें हमारी कुछ डेडिकेटेड टीम लगी थी। 2 दिन पूर्व हमने सभी सुपरवाइजर्स को और सभी इंस्पेक्टर्स को भी आदेश दिया कि आपके वार्ड में जो इलाके पड़ते हैं वहाँ से भी ये अवैध जो होर्डिंग हैं
दीवारों पे पोस्टर लगे हैं, इनको हटाने का काम शुरू करें और ये काम अब काफ़ी युद्धस्तर पर शुरू हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरे शहर से जो अनधिकृत लगे हुए हैं होर्डिंग्स या पोस्टर्स लगे हैं वो हट जाएंगे। तो इस दौरान किसी को नोटिस भी भेजनी मैंने आपको इससे बताया था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही कहा गया था, उनसे अनुरोध किया गया था कि आप सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार का होर्डिंग या पोस्टर न लगाएं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि हमारे लैंड सेक्शन ने कुछ दलों को, उनके जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनको नोटिस भी प्रेषित कर दी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने राजधानी देहरादून में बिना मानक पूरे किए संचालित हो रहे हॉस्पिटल्स पर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में राजधानी दून में ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिन्होंने मानक पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सरकार ऐसे अस्पतालों पर लगाम नहीं लगाती है तो फिर उनके द्वारा कोर्ट की शरण ली जाएगी ताकि जनता की जेब पर पड़ने वाला डाका रुक सके। देखिए, उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का नज़रिया क्या है, ये आप हम सबसे छुपा नहीं है। और जब सरकारी सेक्टर में लोग संतुष्ट नहीं होते तो प्राइवेट सेक्टर में अपने इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ भी अगर लोगों के साथ लूट खसूट होगी, लोगों की जेब पर डाका डाला जाएगा, लोगों का गलत तरीके से इलाज किया जाएगा और उनको इलाज करने के बजाय उनको बीमारी मोल दे दी जाएगी, तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में पिछले 4 साल से चल रहा है और इन 4 सालों में जिस तरह से बिना मानकों को पूरा किए राज्य में प्राइवेट अस्पतालों की बाढ़ आई है, वो अपने आप में कुछ सवाल खड़े करता है। एक प्राइवेट अस्पताल को खोलने के लिए उसका भवन जो है, उसको स्थानीय जो अथॉरिटी है वो मानक पूरे करके उस भवन को खोल करके उससे अनुमति मिलनी चाहिए, उसकी फायर की एनओसी होनी चाहिए, उसकी पर्यावरण की एनओसी होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें जो मेडिकल स्टाफ और जो पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसका जांच होनी चाहिए और वो एक अस्पताल जहां रजिस्टर्ड है उसके अलावा दूसरे अस्पताल में काम न करें, ऐसा भी उनके द्वारा अंडरटेकिंग दी जानी चाहिए। जबकि इन सारे मानकों को ताक पर रख करके मैं देख रहा था कि एक अस्पताल पेनेसिया वो LIC बिल्डिंग के सामने है जो इन मानकों को पूरा नहीं करता है। एक यशोदा अस्पताल रेस कोर्स में वो भी मानकों को पूरा नहीं कर रहा है और हालात ही है कि एक जगदम्बा अस्पताल जो रिस्पना पुल के पास वो कैनिल स्टार होटल जो है उसकी बिल्डिंग पर चलाया जा रहा है, ये भी मानकों को पूरा नहीं करता। और इसके अलावा कुछ और अस्पताल हैं बड़ी संख्या में जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल लालकुआं में बीते कई महीनों से ज़रूरी दवाएं ना होने की बातें सामने आ रही थी, जिसके चलते इस अस्पताल में सस्ते इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि इस अस्पताल में रोज़ाना 100 से अधिक मरीज़ अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। मरीजों और उनके तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल से उन्हें ज़रूरी दवाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। इसके साथ ही मरीजों ने अस्पताल में जगह की कमी बताते हुए कहा है कि इसमें आने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त स्थान भी नहीं है, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डिमांड निकल चुकी है, जहाँ तक है थोड़े टाइम में सारी मेडिसिन की जो भी रिक्वायरमेंट है पूरी कर दी जाएगी, पेशेंट्स को सारी दवाइयाँ मिलेंगी, अच्छे से मिलेंगी। और बाकी SST जो जीवन रक्षक औषधियां हैं उसमें हमारी तरफ से कभी मना नहीं किया गया है, वो हमेशा पेशेंट को यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। उनकी डिमांड लगा के भेजा जाता है, मंगाई जाती है, उनको दी जाती है। ये हॉस्पिटल किस तरह के मरीज देखे जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हर तरह की प्राइमरी मैनेजमेंट तो हर तरह के मरीजों का किया जाता है। बाकी रेफरल सर्विसेज हैं, अगर कंडीशन ज्यादा खराब है तो रेफरल सर्विसेज दी जाती है उनको। कितने समय से दवाई का अभाव है? ये 5-6 मंथ्स हो गए हैं। अपने उच्च अधिकारी को किस तरीके से आपने अवगत करा रखा? हमने यहाँ से डिमांड क्रिएट करते हैं, वहाँ भेजते हैं, वहाँ टेलीफोनिक भी इन्फॉर्म किया है।
क्या लगता है कब तक उच्च अधिकारी दवाई उपलब्ध करा देंगे जिससे मरीजों को दिक्कत? अब बजट आ गया है, कुछ ऑर्डर हमारी तरफ से भी जारी किए गए हैं, तो दवाइयाँ ऑर्डर तो यहाँ से जारी कर दिए गए हैं, तो जल्द मेरे ख्याल से पूरी हो जाएगी ये जो भी रिक्वायरमेंट है ना दवाइयों की। कितने पेशेंट आते हैं लोगों पर डे 100। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत विकास कार्य और अन्य योजना से शहर को नया रूप देने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन योजना में आग बुझाने के इंतजाम को लेकर कोई प्लान नहीं किया गया है। शहर में लगे 68 फायर हाइड्रेंट खराब हो चुके हैं। वहीं स्मार्ट सिटी ने आग बुझाने के संस्थानों की आवश्यकता पर नहीं सोचा है। अब सवाल ये उठता है कि आग लगने की स्थिति में अग्निशमन विभाग पानी की व्यवस्था कहां से करेगा। अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिस प्रकार देहरादून सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, उसके मद्देनजर स्मार्ट सिटी के तहत कोई भी फायर हाइड्रेंट लगाने का प्रस्ताव नहीं है। स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, उसको दृष्टिगत करते हुए जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है, कोई भी हाइड्रेंट लगाने की प्रक्रिया उसमें सम्मिलित नहीं है। और इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा इस डिपार्टमेंट से जानकारी ली गई। उन्होंने इस संबंध में बताया कि फायर हाइड्रेंट की कोई प्रक्रिया हमारे कार्य में नहीं है, जबकि जैसा राजधानी क्षेत्र और स्मार्ट सिटी है, वर्तमान में उसमें अधिक से अधिक फायर हाइड्रेंट होने चाहिए, जिससे कि बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जो अग्नि घटनाएं हैं उनको समय से उन पर काबू। लालकुआं में स्थित प्राचीन देवी मंदिर में होने वाले भगवान कथा में भक्तों ने शहर में कलश यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने अपने सर पर कलश लेकर क्षेत्र में मनमोहक कलश यात्रा निकाली और यात्रा में लग रहे भगवान के जयकारों के नारे से लालकुआं गूंज उठा। इस अवसर पर महात्मा संत बोधानंद ने बताया कि भगवान की आराधना करना जीवन का महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। साथ ही महात्मा संत बोधानंद ने कहा कि चमोली में आई आपदा के बाद सारा संत समाज पीड़ितों के साथ खड़ा है और उनकी हर संभव सहायता वह लोग करेंगे। के साथ खड़े हैं। हमारी पूरी संस्था मानव उत्थान सेवा समिति के केंद्रीय कार्यालय से वहाँ जुटे हुए हैं और आपदा प्रभावित लोगों को हम तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। हम सहायता साथी भी हम वहाँ पहुँचा रहे हैं और हम हल्द्वानी कुमाऊं मंडल से भी हम सहायता सामग्री को एकत्रित कर रहे हैं और हम यहाँ से भी टीम बना करके हम जाएंगे और जो भी वहाँ ग्लेशियर फटा है और जो लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं, हम उन सबके दुखे घड़ी में मतलब खड़े हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये प्रकृति आपदा है और देवभूमि ये देवताओं की भूमि है, तो यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो आत्म शांति के लिए आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।